खुश आमदेद हमारी पहली पॉडकास्ट के अंदर। इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोग जिक्र करेंगे रियल स्टेट के ट्रेंड्स के मुतालिक के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 2024 के अंदर रियल स्टेट के ट्रेंड्स कैसे रहे। इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे, इस चीज़ के ऊपर नज़र दौड़ाएंगे कि बाइंग सेलिंग के क्या रेशो रही ओवरऑल पाकिस्तान। इसके अलावा एक और बड़ा ज़रूरी आजकल का टॉपिक चल रहा है और बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर आजकल डिबेट चल रही है, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया के ऊपर, कि आईएमएफ ने रियल स्टेट के ऊपर एक्सेसिव टैक्सेस लगाने का मुतालबा कर दिया, जिससे रियल स्टेट की मार्केट को जो है मज़ीद धचका लगने का चांसेस है। आप लोग जैसे कि पहले ही जानते हैं कि रियल स्टेट की मार्केट जो है वो पहले से ही 2024 जब से स्टार्ट हुआ वो स्लो चल रही है, कोई ख़ास इतनी बाइंग सेलिंग है नहीं, सिर्फ जेन्युइन क्लाइंट ही आपका मार्केट के अंदर है। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि पाकिस्तान में फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 2024 ईयर के अंदर रियल स्टेट के आपके ट्रेंड्स क्या रहे। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इस बारे के अंदर के 2024 के अंदर रियल स्टेट के ट्रेंड्स क्या रहे। मेरे पास जो है डाटा भी अवेलेबल है, ये मैं आपके साथ भी इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा ताकि आप लोग भी ये चीज़ देख सकें कि रियल स्टेट ट्रेंड्स जो हैं किस तरह परफॉर्म करते रहे 2024 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, आपको पता है यही तीन बड़ी मार्केट्स हैं। सबसे बेहतरीन मार्केट कौन सी रही जिसने परफॉर्म किया, तो उसमें अगर हम देखा जाए, जैसे कि आप इस स्लाइड के ऊपर भी देख सकते हैं, लाहौर ही वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा घर, प्लॉट्स, फ्लैट, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सेल आउट हुई हैं वो लाहौर के अंदर ही हैं। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर इस्लामाबाद और थर्ड के ऊपर कराची का नंबर आता है। अब अगर हम लोग इसके अंदर लाहौर को पॉइंट आउट करते हैं या इसको बिल्कुल एक सेपरेट एंटिटी के तौर के ऊपर लेते हैं एज एन मार्केट, तो हम लोग ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि लाहौर के अंदर जो ज़्यादातर बाइंग है वो आपकी डीएचए के अंदर, लाहौर में और इसके अलावा बैरिया टाउन के अंदर रही है। और अगर हम लोग कम बाइंग वाली साइड के ऊपर बात करें तो गुलबर्ग हो गया, मॉडल टाउन हो गया, यहाँ पे लोगों का रुझान बाइंग के अंदर काफ़ी कम रहा है। रीज़न ये है कि गुलबर्ग, मॉडल टाउन, इलामा इकबाल टाउन, इस तरह की जितनी भी जगह हैं जो पुरानी आबाद हैं वो अब ज़्यादातर कमर्शियल बन चुकी हुई हैं। लोगों के घरों की गलियों के अंदर ही कुछ ऐसे घर हैं जो कि आपके कमर्शियल में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी सारा जो है नॉइज़ पोल्यूशन और वो सारा कुछ रहता है, जो एक रहने के लिए आपको एक सुकून की ज़रूरत होती है घर के अंदर, वो आपको वहाँ पे नहीं मिल सकता। अब इसी तरह अगर हम लोग बात करें डीएचए के अंदर, तो डीएचए के अंदर भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सेल परचेज़ है वो घरों के अंदर ही हुई है। प्लॉट्स की सेल परचेज़ जो है वो कम है क्योंकि जेन्युइन बायर है इस वक्त क्लाइंट के अंदर। और अगर हम लोग इसको मज़ीद जो है वो स्लाइड डाउन करते हैं तो हम लोगों को ये चीज़ नज़र आ सक रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएचए फेज 6 ट्रेंड्स के अंदर हाउसिंग के अंदर सबसे ऊपर रहा। डीएचए फेज 6 के अंदर सबसे ज़्यादा घर बिके। सेकंड नंबर के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो डीएचए फेज 8 आता है, फिर 7 आता है और फिर 9 टाउन आता है। 9 टाउन इस वजह से अगर रेशो देखी जाए तो आपको लग रहा होगा फेज 6 के अंदर 52 प्लस की रेशो है और 9 टाउन के अंदर 55 प्लस की रेशो है। और अगर कंपेयर करें तो हम लोगों के जहन में ये चीज़ आती है जैसे 9 टाउन फेज 6 की निस्बत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। बट यहाँ पे इशू क्या चल रहा है, फेज 6 और 9 के ट्रेंड्स के अंदर जो ये आपको परसेंटेज कंपेरिजन नजर आ रही है, बेसिकली इस वजह से कि फेज 6 बड़ी मार्केट है, लाइक वहाँ पे 5 मल्ला, 10 मल्ला, 1 कनाल, 2 कनाल, हर तरह की कटिंग और घर अवेलेबल है, जबकि 9 टाउन के अंदर सिर्फ आपके पास 5 या 10 मल्ला की कटिंग है। अगर इसी तरह अगर हम लोग मजीद ट्रेंड्स को फॉलो करें और ये चीज़ नोट करें कि हमारे प्लॉट्स और कमर्शियल सबसे ज़्यादा कहाँ बिक रहे हैं, तो वो भी देखा जाए तो वो भी सबसे ज़्यादा जो आपकी सेल परचेज़ है वो लाहौर के अंदर ही है। अब इसके अंदर हम लोग मजीद इस बारे में बात कर लेते हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर या इस वक्त जो मार्केट ट्रेंड्स हैं वो किस वक्त फर्स्ट क्वार्टर के अंदर तेज़ हुए। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो मार्केट ट्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपको ग्राफ्स भी डिफरेंट शो कर रहे हैं कि जैसे मार्च और अप्रैल के दरमियान में थोड़ी सी तेज़ी रही है। वो तेज़ी रहने की जो मेन रीज़न रही वो ये रही कि ईद करीब आ गई थी। और आपको पता है जब भी ईद करीब आती है लोगों की बाइंग सेलिंग की जो आप स्पीड कह सकते हैं जो, या आप ये कह सकते हैं कि जो लोगों की बाइंग सेलिंग की तरफ जो लोगों का रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादातर लोग बाहर से आए होते हैं पैसा कमा के, यहाँ पे कोई घर या प्लॉट खरीदना चाह रहे होते हैं। तो अगर देखा जाए तो फेज 6 के अंदर सबसे ज़्यादा घर बिके, हैरत अंगेज़ हद तक फेज 7 के अंदर कम घर बिके हैं। और ये काफ़ी एक जो है हमारे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग बात थी क्योंकि फेज़ 7 इस वक्त सबसे सस्ता आपका फेज़ है। सबसे ज़्यादा सस्ते घर अगर आप लेना चाह रहे हैं, चाहे वो फर्निश्ड हैं या नॉन फर्निश्ड हैं, वो आपको डीएचए फेज़ 7 के अंदर ही मिलते हैं। मगर अगर मार्केट ट्रेंड्स के मुताबिक देखा जाए तो वो डीएचए फेज़ 6 के अंदर सेलिंग ज़्यादा है। और मेरे नज़दीक जो मुझे लगता है जो मेरा एक्सपीरियंस लाइक यानी कि कहता है, उसके मुताबिक जो सबसे बड़ी रीज़न ये बनी कि डीएचए फेज़ 6 जो है ना वो तकरीबन आपका 60% कंप्लीट है। ऑन द अदर हैंड अगर हम फेज़ 7 को देखें तो उसको तो हम लोग अभी जंगल मानते हैं कि दूर दूर घर रहे हैं और
कुछ ना कुछ इस तरह के वाकयात भी होते रहते हैं, रिपोर्ट होते रहते हैं, तो इसी वजह से लोगों का शायद रुझान इस दफ़ा वहाँ पे घर खरीदने के लिहाज से कम रहा है। जबकि अभी भी अगर मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो बिल्डर सबसे ज़्यादा इस वक्त जो घर है वो फेज़ 7 के अंदर ही बना रहे हैं। और सेकंड नंबर के ऊपर जो है ये चीज़ भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ओवरऑल अगर ट्रेंड बाइंग सेलिंग का रुझान देखा जाए तो ओवरऑल बाइंग सेलिंग का जो रुझान पहले क्वार्टर के अंदर 2024 के अंदर आए वो बहुत स्लो रहा है, क्योंकि आप इस चीज़ को नोट करें कि मार्केट के अंदर एज एन रिसोर्स अगर हम लोग रेंटर्स की बात करें, ऑफिसेज की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा थे और उसकी बजाय जो आपको घर बिकने की जो आपकी तादाद है वो बहुत कम रही। सो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल आप देख सकते हैं जैसे कि मार्केट जो है वो स्लो रही है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, कोई खास इतना जिसे कहते हैं ना बाइंग सेलिंग का रुझान नहीं रहा। नो डाउट के घर बिके हैं, बट वही वाली आपकी बात आ जाती है, बिल्कुल जेन्युइन क्लाइंट था जिसने घर खरीदे हैं और इतना कम अगर आपका बायर मार्केट में हो तो ऑब्वियसली हमारी मार्केट इतनी बड़ी हो चुकी हुई है। लाहौर का तो अब एज एन इंटरनेशनल मार्केट भी लिया जाता है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि दूसरे शहरों के अंदर लॉन्च हुए, मगर लॉन्च होते साथ ही उनकी जो सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की गई कि वहाँ पे वो चीज़ को आप परचेज़ किया जाए तो वो लाहौर शहर के अंदर की गई, क्योंकि लाहौर एज एन इंटरनेशनल मार्केट के तौर के ऊपर सामने आ रहा है। आने वाले वक्तों के अंदर भी हम लोग यही चीज़ अभी नोट कर रहे हैं कि जब तक बजट नहीं आ जाता जून तक मार्केट आपकी स्लो ही रहेगी। जो मार्केट के अंदर हम लोग रुझान देख रहे हैं वो स्लो बाइंग का ही रुझान है और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब तक आपका बजट नहीं आ जाता तब तक मार्केट के अंदर ट्रेंड्स यही रहेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता उस बजट के अंदर जो टैक्सेस बताए जा रहे हैं वो लग जाते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर मज़ीद अनस्टेबिलिटी आएगी, सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाइंग के लिए आपके पास ऑब्वियसली लोग ना होने के बराबर होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी एक तो एक्सपेंसिव भी होती चली जा रही है, नो डाउट ये एक सच है। मगर साथ साथ अगर आप ये भी देखें कि लाहौर की प्रॉपर्टी को अगर आप कंपेयर करें इस्लामाबाद और कराची की प्रॉपर्टी के साथ तो उसकी वैल्यू भी बहुत कम है और लाहौर के अंदर इस लिहाज से काफ़ी जूस भी पाया जाता है। और इसके साथ अगर हम लोग ये देखना चाहें कि हम लोगों को किस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए लाहौर के अंदर, तो लाहौर में इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से जो आपका डीएचए है वो बेस्ट जगह है। सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न्स डीएचए के ऊपर है, सबसे ज़्यादा आपको जो सिक्योर इन्वेस्टमेंट की फीलिंग आती है वो डीएचए के अंदर आती है कि जैसे आप बड़ा सिक्योर फील कर रहे हो। बहुत से लोग ऐसे ऐसे क्लाइंट्स और ऐसे ऐसे कस्टमर्स को जानते हैं जिनके 25-30 साल से यहाँ पे प्लॉट पड़े हुए और आज भी प्लॉट हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके ऊपर कब्जा करने की। और इसी वीडियो के सेकंड हाफ के ऊपर हम लोगों ने बात करनी थी वो उन टैक्सेस से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आईएमएफ कह रहा है इम्पोज करने के लिए। अब ये टैक्सेस के ऊपर हम लोग तो पहले ये बात कर लेते हैं आखिर ये क्यों लगाए जा रहे हैं। आईएमएफ ये कहता है कि 2020 के अंदर जो हम लोगों ने डिफरेंट तरह के नए लॉज और कानून बनाए उसके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन अब करवाई जाए प्रॉपर्टी के रियल से टैक्सेस के ऊपर। अब क्योंकि हम लोग आईएमएफ से डिफरेंट तरह के, आपको पता है, कर्ज लेके हमारा मुल्क चल रहा होता है, तो आईएमएफ की हमारे ऊपर डिफरेंट तरह की कंडीशंस होती हैं कि कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर हम लोग पैसे जो है वो टैक्सेस लगा सकते हैं। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ आपकी आ जाती है वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आईएमएफ के को ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा ब्लैक मनी जो है वो रियल स्टेट की परचेजिंग के अंदर चला जाता है और उसका किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते हैं। ये वो बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से आईएमएफ ये चाहता है कि टैक्स नेट रियल स्टेट के ऊपर बढ़ा दिया जाए ताकि जो टैक्स कलेक्शन है उसको बेहतर किया जाए। जबकि जब हम लोग इसको ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर देखें तो ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो लास्ट आपका टेन्योर गुजरा है पीडीएम गवर्नमेंट का, उसके अंदर इन लोगों ने जो टैक्सेस में इजाफा किया उससे जो रियल स्टेट की ट्रांजैक्शंस अगर पहले 100 हो रही थी तो वो 21 के ऊपर आ गई। तो ऑब्वियसली उनको इस चीज़ में नुकसान ही हुआ है, टैक्स कलेक्शन बेहतर या ज़्यादा नहीं हुई है। और अगर हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईएमएफ के कहने के मुताबिक ये टैक्सेस लगा दिए जाते हैं तो उस सूरत के अंदर फिर आप ये चीज़ नोट कर लें कि जो मार्केट की सूरत हाल है वो मज़ीद डाउन हो जाएगी और बिल्कुल एक जेन्युइन तरह का क्लाइंट रह जाएगा जो कि दूसरे शहरों से या दूसरे किसी मुल्क से पाकिस्तान या लाहौर में शिफ्ट होना चाह रहा है, सिर्फ आपके पास वो क्लाइंट रह जाएंगे। मगर अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो लाहौर की जो मार्केट है वो निस्बतन बेहतर परफॉर्म कर रही है, नो डाउट। बेशक टैक्सेस भी लग रहे हैं क्योंकि इस वक्त एजुकेशन सिस्टम, सिक्योरिटी, बिजनेस, ये सारा कुछ आपको लाहौर के अंदर मिल रहा है। और इसके साथ साथ बल्कि मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगा कि आईएमएफ की तरफ से जो प्रपोजल आया टैक्सेस के ऊपर वो फाइलर और नॉन फाइलर के लिए दोनों के लिए डिफरेंट है। कैपिटल गेन जो आपका सेलर है उसके ऊपर भी उन लोगों ने उसको इंक्रीज़ करने की जो है वो प्रोपोजिशन दे दी हुई है।
तो आइए बल्कि हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं इस बारे के अंदर कि टैक्सेस के अंदर इन लोगों ने किस तरह इजाफा कर रहे हैं और क्या प्रोपोजिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को IMF की तरफ से गई भी है। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उन लोगों के मुतालिक जो कि फाइलर हैं। अब फाइलर अगर फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी ले रहा है तब तक तो उसके लिए ठीक है, उसको सिर्फ 3% टैक्स अदा करना है। मगर अगर वही फाइलर 5 से 10 करोड़ रुपए के दरमियान की प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसके टैक्स को 3% से बढ़ा के 4% तक कर दिया गया। और अगर वही प्रॉपर्टी आप 10 से 15 करोड़ या उससे ऊपर की लेते हैं तो आपको जो टैक्स रेशियो है वो 5% के लिहाज से चार्ज होगी। और नॉन फाइलर्स के लिहाज से तो अगर देखा जाए तो उन्होंने तो जिसे कहना चाहिए कि नॉन फाइलर्स के साथ तो एक दफ़ा ज्यादती कर दी है, मगर अगर देखा जाए तो वो यही चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं टैक्स नेट के अंदर आए ताकि जो रियल स्टेट की बाइंग सेलिंग है उसके ऊपर वो टैक्स अदा कर सके। और अगर हम लोग देखा जाए तो जो आपका 5 करोड़ पे तक की जो वैल्यू का आपका प्लॉट है या घर है उसके ऊपर पहले जो FBR की तरफ से टैक्स था वो 10.5% था, उसको अब 7% करने की प्रोपोजिशन आई है, जो कि नो डाउट एक गुड है कि आप जो है वो तकरीबन 3.5% का आपको जो है वो बचत का सामना करना पड़ रहा है। मगर अगर हम लोग ये देखें कि आप 5 से 10 करोड़ रुपए के दरमियान की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वही जो आपकी जो टैक्स रेशियो है वो 13% तक इंक्रीज करने का IMF कह रहा है। तो ये तो बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो नॉन फाइलर्स जो हैं वो तो मार्केट से बिल्कुल आउट हो जाएंगे। और ये बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, इसको आप ये देखें, अगर आप 15 करोड़ या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो IMF कहता है कि आप 35% टैक्स अदा करें, जो कि बिल्कुल एक इम्पॉसिबल सी बात है। यानी कि उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है कोई एक नॉन फाइलर तो उसने 3.5 करोड़ रुपया टैक्स देना है। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है आपकी ये चीज। अगर एक नॉन फाइलर 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो IMF ये कहता है कि 35% तक टैक्स लगा दिया जाए नॉन फाइलर्स के ऊपर अगर वो 15 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अब मेरा सवाल यहां पे ये बनता है कि ये चीज वायबल ही नहीं है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि अगर कोई नॉन फाइलर 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो वो 3.5 करोड़ रुपया टैक्स दे, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो ऑल पाकिस्तान रियल स्टेट फेडरेशन के हमारे प्रेसिडेंट है सदर ताहिर महमूद साहब, वो ऑलरेडी स्ट्राइक की कॉल दे चुके हुए हैं। अब देखना ये है कि जून के टैक्स के अंदर रियल स्टेट के ऊपर ये टैक्स इंक्रीज किया जाता है या नहीं किया जाता है। ये एक वो सवाल है जिसका जवाब जब तक बजट नहीं आ सकता तब तक नहीं मिलेगा। ये हम लोगों की पहली पॉडकास्ट थी जिसके अंदर हम लोगों ने मार्केट ट्रेंड्स इनसाइट्स को डिस्कस करने की कोशिश की। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग मज़ीद इस तरह की वीडियोस लेके आएँ ताकि मार्केट को मज़ीद एजुकेट किया जा सके। ये मार्केट बहुत अच्छी है, इस मार्केट के अंदर पैसा कमाने के बहुत से मौके हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान में रहते हुए आप ज़्यादा जल्दी और हलाल तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं तो वो सिर्फ रियल स्टेट के अंदर ही है। तो मैं आगे आने वाले वक्तों के अंदर भी मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुँचती रहें।